नमस्कार दोस्तों, सोफ़ी के संसार में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो इस महीने में खास और विशिष्ट है कि आज हम लोग कोई एक दार्शनिक अथवा दर्शन की परंपरा समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि अगले 20-22 मिनट में संपूर्ण पश्चिमी दर्शन का परिचय प्राप्त कर लेंगे। आज हमारी यात्रा प्राचीन यूनानी दर्शन से शुरू होकर मध्यकाल के अंधकार युग से होते हुए पुनर्जागरण काल, प्रबोधन काल, आधुनिकतावादी दर्शन और उत्तर आधुनिकतावादी दर्शन पर जाकर समाप्त होगी। आज इस एक ही वीडियो में हम लोग थेल्स से लेकर सिगमंड फ्रॉयड, जॉन रॉल्स और सिमोन द बहुआ तक की बात करेंगे, वो ही मात्र 20 मिनट में। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिए। यदि आपकी दर्शन शास्त्र में रुचि है, तब तो आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए, और यदि रुचि कम भी है, तो संभव है यह वीडियो देखने के बाद रुचि थोड़ी बढ़ जाए। चूँकि हम लोग मात्र 20 मिनटों में संपूर्ण पश्चिमी दर्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए यह वीडियो थोड़ी संक्षिप्त होगी। यदि आप पश्चिमी दर्शन और उनके दार्शनिकों को विस्तार से समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कंप्लीट वेस्टर्न फिलॉसफी या संपूर्ण पश्चिमी दर्शन लिखिए। मैं इन दर्शनों और इनके दार्शनिकों पर अलग से संपूर्ण वीडियो बनाऊंगा। और यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। आइए हम लोग अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। संपूर्ण पश्चिमी दर्शन को लगभग 5 से 6 भागों में बांटकर समझने का प्रयास किया जाता है। पहला भाग है प्राचीन दर्शन, जो कि 600 ईसा पूर्व से शुरू होकर 500 ईस्वी तक माना जाता है, लगभग 1000 वर्षों का। इसके बाद अगले 1000 वर्षों को अंधकार का युग माना जाता है। यह मध्यकालीन दर्शन का समय था, और इसे अंधकार का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय की दार्शनिक परंपराओं में धर्म, विशेषकर ईसाई चर्च का बोलबाला था। इस समय के ज्यादातर दार्शनिक चर्च के पादरी थे, और वे दर्शन का प्रयोग ईसाई धर्म की मान्यताओं और परंपराओं की पुष्टि करने के लिए किया करते थे। इसके बाद आता है पुनर्जागरण काल का समय, जो कि 1500 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक था। यह मध्यकालीन धार्मिक वर्चस्व से अलग होकर तर्क, मानवतावाद और वैज्ञानिक सोच की ओर बढ़ने का प्रतीक था। पुनर्जागरण काल में फिर से जाग जाने के बाद समय आता है प्रबोधन काल का। प्रबोधन काल 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक माना जाता है। समय का यह विभाजन केवल समझने के लिए है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में कोई विशेष प्रकार का विचार कैलेंडर में तारीख देखकर कभी नहीं आता। 1800 ईस्वी के बाद का दर्शन आधुनिकवादी दर्शन तथा 20वीं सदी के बाद का दर्शन उत्तर आधुनिकवादी दर्शन के अंतर्गत आता है। आइए अब एक एक करके इन दर्शनों और दार्शनिकों को समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन पश्चिमी दर्शन। प्राचीन पश्चिमी दर्शन में मुख्य रूप से 3 दार्शनिक परंपराएं आती हैं। एक सुकरात पूर्व के दार्शनिक, जिन्हें हम प्रारंभिक प्राकृतिक दार्शनिक मान सकते हैं। दूसरा सुकरात युग के दार्शनिक, और तीसरा है सुकरात पश्चात के दार्शनिक, जिन्हें हेलेनिस्टिक अथवा रोमन दार्शनिक कहते हैं। इन सभी दार्शनिकों और उनके दर्शन की परंपरा को हम लोगों ने सोफी के संसार के पहले 6 वीडियो में समझने का प्रयास किया है, जिन्हें आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें प्लेटो वाले वीडियो को आप लोगों का विशेष प्यार मिला है, तो यदि आपने पहले के 6 वीडियोज नहीं देखे हैं, तो पहले वो जाकर देख लीजिए। आइए हम लोग आगे शुरू करते हैं। प्रारंभिक प्राकृतिक दार्शनिकों के लिए बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। क्या कोई ईश्वर है जो इसे चला रहा है? और इन प्रश्नों से जूझने वाला पहला दार्शनिक था थेल्स। थेल्स को पश्चिमी दर्शन का जनक माना जाता है। ये न केवल दार्शनिक बल्कि गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे। थेल्स का मानना था कि सभी चीजों की उत्पत्ति जल से हुई है, और जल ही ब्रह्मांड का मूल तत्व है, और सब कुछ जल में ही विलीन हो जाता है। इसी क्रम में अगले दार्शनिक थे एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर थेल्स के शिष्य थे, और इन्होंने थेल्स के जल के ब्रह्मांड का मूल तत्व होने के सिद्धांत का विरोध किया था। एनेक्सीमेंडर का मानना था कि ब्रह्मांड का मूल तत्व एपायरन था। एपायरन से तात्पर्य एक ऐसे तत्व से है जो असीम और अनंत है। यह कभी परिवर्तित नहीं होता। सभी चीजें एपायरन से उत्पन्न होती हैं और इसी में विलीन हो जाती हैं। प्राकृतिक दार्शनिकों में अगला नाम है एनेक्सीमेनीज का। यह एनेक्सीमेंडर का शिष्य था, और इसने वायु को ब्रह्मांड का मूल तत्व माना था। यानी संसार की सभी चीजों की उत्पत्ति जल से नहीं बल्कि वायु से हुई है।
अगला प्रमुख दार्शनिक है पाइथागोरस। इन्हें संख्याओं का दार्शनिक माना जाता है। पाइथागोरस का दर्शन मुख्य रूप से संख्याओं, ब्रह्मांड की संरचना, आत्मा के पुनर्जन्म और नैतिकता से जुड़ा हुआ था। अगला नाम है हेराक्लिटस का। हेराक्लिटस ने बौद्ध दर्शन की भांति परिवर्तन को ही शाश्वत सत्य माना था। हेराक्लिटस का मानना था कि संसार की सभी चीजें लगातार परिवर्तित होती रहती हैं, अर्थात सभी चीजें एक फ्लोइंग स्टेट में रहती हैं। प्राकृतिक दार्शनिकों में अगला नाम है पार्मेनिडीज का। हेराक्लिटस के विपरीत पार्मेनिडीज का मानना था कि परिवर्तन एक भ्रम है और वास्तविकता अपरिवर्तनीय रहती है। अगला दार्शनिक है जेनो ऑफ एलिया। जेनो ऑफ एलिया पार्मेनिडीज का शिष्य था और उसका समर्थक भी। इनका मानना था कि परिवर्तन, गति और बहुलता भ्रम है। इन्हें जेनोज पैराडॉक्स के लिए जाना जाता है। प्राकृतिक दार्शनिकों में अगला नाम है एम्पेडोक्लीज का। एम्पेडोक्लीज ने 4 मूलभूत तत्वों की अवधारणा दी। इनका मानना था कि ब्रह्मांड की सारी चीजें मिट्टी, जल, वायु और अग्नि की बनी हुई हैं। पूर्वी सुकरात युग के अंतिम दार्शनिक हैं डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस का मानना था कि संपूर्ण प्रकृति भौतिक तत्वों से मिलकर बनी है और ईश्वर का इसमें कोई योगदान नहीं। डेमोक्रिटस का परमाणुवाद का सिद्धांत भारतीय षड दर्शनों में कणाद ऋषि द्वारा प्रतिपादित वैशेषिक दर्शन के बहुत नजदीक है। प्रारंभिक प्राकृतिक दार्शनिकों के बाद अब हम सुकरात युग के दार्शनिकों के विषय में जानेंगे। इसमें मुख्य रूप से सुकरात, प्लेटो और अरस्तु आते हैं। सुकरात का दर्शन। सुकरात को पश्चिमी दर्शन का जनक माना जाता है, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। सुकरात का दर्शन नैतिकता, इथिक्स, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टिमोलॉजी और तर्कशास्त्र यानी लॉजिक पर केंद्रित था। सुकरात के दर्शन ने प्लेटो और अरस्तु के माध्यम से संपूर्ण पश्चिमी विचारधारा को प्रभावित किया है। प्लेटो। प्लेटो सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो ने एकेडमी की स्थापना की, जो यूरोप का पहला उच्च शिक्षा संस्थान माना जा सकता है। प्लेटो के अनुसार भौतिक संसार एक आदर्श विचार जगत का प्रतिबिंब है और इसी के आधार पर प्लेटो ने अपने एक गुफा मानव की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अरस्तु। अरस्तु को पाश्चात्य तर्कशास्त्र और विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने तर्कशास्त्र का प्रथम सुव्यवस्थित अध्ययन किया और इस पर एक पुस्तक आर्गेनन लिखी। प्लेटो के विपरीत अरस्तु का मानना था कि वास्तविकता इसी भौतिक संसार में है, किसी काल्पनिक आदर्श दुनिया में नहीं। आगे 300 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक के दार्शनिक परंपरा को हेलेनिस्टिक अथवा रोमन दर्शन के रूप में जाना जाता है। इसे सुकरात के पश्चात का दर्शन भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख दार्शनिक हैं जेनो ऑफ सिटियम, एपिक्यूरस, कॉर्नेलियस, मार्कस ऑरेलियस और सेंट अगस्टिन। यहाँ तक के सभी दर्शनों और दार्शनिकों के लिए सेपरेट वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है। यदि आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। आइए आगे हम समझने का प्रयास करते हैं मध्ययुगीन दर्शन को। मध्ययुगीन दर्शन मुख्य रूप से ईसाई धर्मशास्त्र और प्लेटो और अरस्तु के विचारों से प्रभावित था। मध्यकालीन दार्शनिकों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ईसाई धर्म के सिद्धांत तर्कसंगत हैं तथा प्लेटो और अरस्तु के विचारों को ईसाई धर्मशास्त्रों के साथ मिलाने की कोशिश की गई। मध्यकालीन दार्शनिकों में प्रमुख नाम है बोएथियस। इन्होंने यूनानी और रोमन दर्शन को आपस में जोड़ने का प्रयास किया। इब्न सीना, इन्हें इस्लामी अरस्तुवादी माना जाता है। इब्न रसद, अरस्तु के दर्शन पर इन्होंने एक महत्वपूर्ण टीका लिखा है। अगले दार्शनिक है मूसा मैमोनिदेस, यह एक यहूदी दार्शनिक थे। थॉमस इक्विनस, जॉन डंस स्कॉट्स और विलियम ऑफ ओकम। अंधकार युग में एक लंबी नींद सो लेने के बाद समय आता है पुनर्जागरण काल का, जो कि अगले 200 सालों तक रहता है, यानी 1500 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक। और इसमें प्रमुख दर्शनों का विकास होता है। इसमें जिन दर्शनों का विकास हुआ वे हैं मानवतावाद, यथार्थवाद, व्यक्तिवाद, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आइए एक एक करके इन दर्शनों को समझने का प्रयास करते हैं। मानवतावाद। मानवतावाद एक बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जो मानव गरिमा, तर्क, स्वतंत्रता और नैतिकता पर बल देती है। यह विचारधारा मध्यकालीन धार्मिक परंपराओं से हटकर मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाती है। मानवतावाद कई रूपों में विकसित हुआ, जिनमें पुनर्जागरण मानवतावाद, धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद और आधुनिक मानवतावाद प्रमुख है। पुनर्जागरण मानवतावादी आंदोलन इटली में शुरू हुआ और संपूर्ण यूरोप में फैल गया। यह प्राचीन ग्रीक और रोमन ग्रंथों के अध्ययन से प्रेरित था
और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ज्ञान और तर्क को बढ़ावा देता था। इस काल में चर्च के प्रभुत्व को चुनौती दी गई तथा कलाओं, विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ। पुनर्जागरण काल का अगला दर्शन है यथार्थवादी दर्शन या रियलिज्म। यथार्थवादी दर्शन जीवन और दुनिया को यथासंभव वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। यह मानता है कि संसार और वस्तुएं हमारी धारणा से स्वतंत्र हैं। यह आदर्शवाद और कल्पनाओं से दूर हटकर जीवन को वास्तविक रूप में देखने और प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अगला दर्शन है व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तिवादी दर्शन व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और व्यक्तिगत अधिकारों को सर्वोच्च मानती है। यह सामूहिकता के विपरीत है, जिसमें समाज, समूह या राज्य को प्राथमिकता दी जाती है। यह विचारधारा मानती है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचने, कार्य करने और अपने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सक्षम है। यह स्वतंत्र इच्छा यानी कि फ्री विल, नैतिक जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता पर जोर देती है। पुनर्जागरण काल का अगला दर्शन है धर्मनिरपेक्षता। यह राजनीति, शासन, नैतिकता और ज्ञान के क्षेत्रों को धर्म से स्वतंत्र रखने की वकालत करता है। इसके अनुसार धार्मिक संस्थाओं और सरकार के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए तथा तर्क, विज्ञान और मानवतावाद को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। अगला प्रमुख दर्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सोचने, तर्क करने और निर्णय लेने का वह तरीका जो तर्क, प्रमाण और विश्लेषण पर आधारित हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। यह दृष्टिकोण किसी भी धारणा को अंधविश्वास या परंपरा के आधार पर स्वीकार करने के बजाय प्रयोग, अवलोकन और तर्कसंगत सोच के आधार पर परखने की बात करता है। आइए अब पुनर्जागरण काल के प्रमुख दार्शनिकों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। फ्रांसिस्को पेट्रार्क, इन्हें मानवतावाद का जनक माना जाता है। इन्होंने प्राचीन यूनान और रोमन साहित्य को पुनर्जीवित करने का काम किया है। निकोलो मैकियावेली, मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में शक्ति, राजनीति और नैतिकता की यथार्थवादी व्याख्या की है। डेसिडेरियस इरास्मस, इन्हें ईसाई मानवतावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने चर्च की आलोचना की तथा बौद्धिक स्वतंत्रता पर बल दिया। थॉमस मोर, थॉमस मोर ने अपनी किताब यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की है। फ्रांसिस बेकन, इन्हें अनुभववाद का प्रवर्तक माना जाता है। रेने डेकार्ट, डेकार्ट का प्रसिद्ध कथन है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। आई थिंक सो आई एम। गैलीलियो गैलीली, चर्च के धार्मिक सिद्धांतों की आलोचना के कारण इन्हें नजरबंद कर दिया गया था। जॉर्ज बर्कले, इन्होंने कहा था अस्तित्व मात्र अनुभव पर निर्भर है। यदि आप इन दार्शनिकों के विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कंप्लीट वेस्टर्न फिलॉसफी या संपूर्ण पश्चिमी दर्शन लिखिए। मैं जल्दी ही संपूर्ण पश्चिमी दर्शन और उनके दार्शनिकों पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सभी दार्शनिकों को विस्तार से कवर किया जाएगा। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। पुनर्जागरण काल में फिर से जाग जाने के बाद अब समय आता है प्रबोधन काल का। प्रबोधन काल 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक माना जाता है। प्रबोधन काल में तर्क, विज्ञान, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के महत्व पर बल देने वाले दर्शन का विकास हुआ था। इस युग के दर्शन ने वैज्ञानिक क्रांति, लोकतंत्र और आधुनिक राजनीति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रबोधन काल के प्रमुख दर्शन थे तर्कवाद, अनुभववाद, स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और जनतंत्र तथा नारीवाद। आइए अब एक एक करके इन दर्शनों को समझने का प्रयास करते हैं। तर्कवाद, यह मानता है कि ज्ञान और सत्य का मुख्य स्रोत मानव बुद्धि और तर्क ही है, रीजन एंड लॉजिक, न कि अनुभव और इंद्रियां या परंपराएं। अगला दर्शन है अनुभववाद, सभी ज्ञान का स्रोत अनुभव और इंद्रियां हैं, न कि तर्क और अनुमान या जन्मजात विचार, और इस आधार पर यह तर्कवाद के बिल्कुल विपरीत है। स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकार, यह दर्शन मानता है कि प्रत्येक मनुष्य को जन्म के साथ ही कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो राज्य या समाज के द्वारा दिए गए नहीं होते, बल्कि ये प्राकृतिक और सार्वभौमिक अधिकार होते हैं जिन्हें कोई भी छीन नहीं सकता। मेरा तो मानना है कि ये अधिकार केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र को दिया गया है और किसी को भी इसे छीनने का अधिकार नहीं है। प्रबोधन काल का अगला दर्शन है
सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। समाज और सरकार का अस्तित्व एक समझौते पर आधारित है जो व्यक्ति और सरकार के बीच किया गया है। इसके अनुसार व्यक्ति अपनी कुछ स्वतंत्रताएं त्याग कर सरकार को सत्ता सौंपता है, जिससे समाज में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे। अगला दर्शन है धर्मनिरपेक्षता, जिसे हम पहले ही समझ चुके हैं। और इसके बाद है लोकतंत्र और जनतंत्र। लोकतंत्र इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जनता को अपने शासकों को चुनने और उनको जवाबदेह बनाने का अधिकार होना चाहिए। प्रबोधन का अगला दर्शन है नारीवाद या फेमिनिज्म। यह समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों की बात करता है। पितृसत्ता की आलोचना, लैंगिक समानता और स्वतंत्रता संबंधी मुद्दों का विश्लेषण करता है। यह महिलाओं के अनुभव के माध्यम से उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों को समझने की कोशिश करता है। आइए अब प्रबोधन काल के कुछ प्रमुख दार्शनिकों का परिचय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। प्रबोधन काल के प्रमुख दार्शनिकों में शामिल हैं इमैनुअल कांट। ये अपने आलोचनात्मक दर्शन के लिए जाने जाते हैं। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल या हेगल, ये आदर्शवादी दार्शनिक थे। हेगल का दर्शन संदेहात्मक विधि या डाइलेक्टिकल मेथड और संपूर्णता, टोटैलिटी के सिद्धांत पर आधारित है। अगले दार्शनिक हैं सोरेन किरकेगार्ड। इन्हें अस्तित्ववाद का जनक माना जाता है और इन्होंने हेगल की आलोचना की है। प्रबोधन काल के अगले दार्शनिक है थॉमस हॉब्स। इन्होंने अपनी लेवाइथन नामक पुस्तक में सामाजिक अनुबंध की अवधारणा दी है। अगले दार्शनिक है जॉन लॉक। इनके विचार अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के प्रेरणा स्रोत बने थे। अभी मैं जिन दार्शनिकों को 10-10 सेकंड में निपटा रहा हूँ, वास्तव में इनको समझने के लिए घंटों, दिनों या शायद महीने भी कम पड़ जाएं। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इन दार्शनिकों को विस्तार में समझा जाए, तो कमेंट बॉक्स में कंप्लीट वेस्टर्न फिलोसफर लिखिए। मैं इन सभी दार्शनिकों पर अलग से कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इस 10 सेकंड वाले इंट्रोडक्शन से काम चलाते हैं। तो प्रबोधन काल के अगले दार्शनिक हैं बारूक स्पिनोजा। स्पिनोजा तर्कवाद और पैंथीज्म से जुड़े हुए दर्शन के लिए जाने जाते हैं। इनका मानना था कि ईश्वर और प्रकृति अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। इस तरीके से ये शंकर के अद्वैतवाद के सिद्धांत के करीब पहुंच जाते हैं। प्रबोधन काल के अगले दार्शनिक हैं चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति का पृथक्करण आज दुनिया के सभी लोकतंत्रों में मूलभूत सिद्धांत है। अगले दार्शनिक हैं वोल्टेयर, जिन्होंने चर्च और निरंकुश सत्ता की आलोचना की थी। प्रबोधन काल के अगले दार्शनिक हैं जीन जैक रूसो। रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी और इनका प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु सभी जगह वह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अगले प्रमुख दार्शनिक हैं डेविड ह्यूम। इन्हें अनुभववाद और संशयवाद का समर्थक माना जाता है। प्रबोधन काल के अगले दार्शनिक है एडम स्मिथ। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी और पूंजीवाद और मुक्त बाजार की अवधारणा दी। प्रबोधन काल में हमारी लिस्ट की अंतिम दार्शनिक हैं मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। ये प्रमुख नारीवादी विचारक हैं। इन्होंने अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन नामक पुस्तक लिखी है। 19वीं शताब्दी के बाद के दर्शन को आधुनिकतावादी दर्शन तथा 20वीं शताब्दी के बाद के दर्शन को उत्तर आधुनिकतावादी दर्शन माना जा सकता है। इन दर्शनों में प्रमुख है अस्तित्ववाद, प्रयोगवाद, मार्क्सवाद, संरचनावाद तथा उत्तर संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, नारीवाद, विश्लेषणात्मक दर्शन तथा नैतिकता और न्याय का सिद्धांत। आइए एक एक करके इन दर्शनों का परिचय प्राप्त करते हैं। अस्तित्ववादी दर्शन मानता है कि मनुष्य अपने जीवन का अर्थ स्वयं ही बनाता है। प्रयोगवाद, प्रयोगवाद किसी भी विचार या सिद्धांत का मूल्यांकन उसके व्यवहारिक प्रभावों और उपयोगिता के आधार पर करता है। मार्क्सवाद, यह वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की क्रांति के माध्यम से एक शोषण विहीन समाज की कल्पना करता है। संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद, संरचनावाद मानता है कि मनुष्य के विचार, समाज और संस्कृति को समझने के लिए उसके पीछे मौजूद संरचनाओं को समझना जरूरी है। यह भाषा, समाज, मानव मनोविज्ञान, साहित्य और मानव विज्ञान को समझने पर केंद्रित है। जबकि उत्तर संरचनावाद यह मानता है
ये संरचनाएं भी परिवर्तनशील हैं तथा समय और संदर्भ के अनुसार बदलती रहती हैं। उत्तर आधुनिकतावाद। यह आधुनिकता और प्रबुद्धता की पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देता है। उत्तर आधुनिकतावाद मानता है कि सत्य और वास्तविकता सापेक्ष होती है और कोई भी महान कथा संपूर्ण सत्य नहीं हो सकती। इसका तो यहाँ तक मानना है कि विज्ञान, तर्क और प्रगति पर भी पूर्ण भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ये सभी शक्ति और नियंत्रण के उपकरण हैं। अगला महत्वपूर्ण दर्शन है विश्लेषणात्मक दर्शन। यह भाषा, तर्क और गणितीय दृष्टिकोण से दर्शन को समझने की कोशिश करता है। और अंतिम दर्शन है नैतिकता और न्याय का सिद्धांत। इसमें यह जानने की कोशिश की जाती है कि क्या सही है और क्या गलत, और समाज में न्याय कैसे स्थापित किया जाए। आधुनिक काल के प्रमुख दार्शनिक हैं कार्ल मार्क्स। इनके विषय में तो 10 घंटे की वीडियो भी कम पड़ेगी, लेकिन अभी संक्षेप में इतना ही कि इन्होंने वर्ग संघर्ष और समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन्होंने सर्वहारा की क्रांति और श्रमिक वर्ग के शासन की बात कही थी। अगले प्रमुख दार्शनिक हैं फ्रेडरिक नीत्शे या फ्रेडरिक नीचा। इन्होंने कहा था कि ईश्वर मर चुका है, गॉड इज डेड। नीत्शे ने शक्ति की इच्छा, विल टू पावर और अधिमानव या ओबरमेंच की अवधारणा दी थी। अगला बड़ा नाम है सिगमंड फ्रॉयड। इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की है तथा मानव के सपनों का विश्लेषण करके उसके मन के अंदर छिपी हुई इच्छाओं को जानने का प्रयास किया है। अगले दार्शनिक हैं बर्ट्रैंड रसेल। इन्होंने विश्लेषणात्मक दर्शन के क्षेत्र में काम किया। अगला नाम है लुडविग विटगेनस्टाइन। यह संरचनात्मक दार्शनिक माने जाते हैं। इसके बाद है जीन पॉल सार्त्र। ये अस्तित्ववादी विचारक थे। आधुनिक काल के अगले दार्शनिक हैं अल्बर्ट कामू, द मिथ ऑफ सिसिफस और द स्ट्रेंजर के लेखक। सिसिफस की कहानी शायद आपने सुनी हो। सिसिफस एक बड़े से पत्थर के टुकड़े को पहाड़ी के नीचे से पहाड़ी के ऊपर तक चढ़ाता है और जब पत्थर ऊपर चढ़ जाता है तो वह पुनः लुढ़क कर नीचे आ जाता है। सिसिफस दोबारा नीचे आता है और उस पत्थर के टुकड़े को, जो कि बहुत बड़ा होता है, ढकेलते हुए पुनः पहाड़ी तक पहुंचाता है और पत्थर पुनः नीचे आ जाता है। और यही क्रम सिसिफस अपने पूरे जीवन भर दोहराता रहता है। वास्तव में यह सिसिफस की कहानी नहीं, हमारी और आपकी कहानी है। और इसलिए भी इन दर्शनों और दार्शनिकों को विस्तार से पढ़ा जाना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी और आपकी सोच को अंदर से ही हिला देते हैं। आधुनिकतावाद के अगले कुछ दार्शनिक हैं मिशेल फुको, जैक्स देरिडा, जॉन रॉल्स और सिमोन द बोवा। सिमोन द बोवा नारीवादी लेखकों में एक बड़ा नाम है। उनकी प्रसिद्ध रचना द सेकंड सेक्स एक बेहतरीन पुस्तक है। संभव है भविष्य में मैं आपके लिए द सेकंड सेक्स पुस्तक का सारांश प्रस्तुत करूं। यदि आप चाहते हैं कि यह सारांश जल्द से जल्द आए तो कमेंट बॉक्स में द सेकंड सेक्स लिखिए। मैं जल्दी ही द सेकंड सेक्स की ऑडियो बुक समरी आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, सोफी के संसार के सीरीज की यह अंतिम वीडियो थी, जिसमें हम लोगों ने उन दर्शनों और दार्शनिकों की एक झलक देखी जिन्हें पढ़ना और समझना अभी शेष है। सोफी का संसार दर्शन शास्त्र का प्रारंभिक समझ विकसित करने के लिए एक अनिवार्य पुस्तक है, जिसे अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए। इसमें जस्टिन गार्डर जिस तरीके से कहानी के माध्यम से एक कहानी का जाल बुनकर दर्शन शास्त्र को समझाने का प्रयास करते हैं, वह अद्भुत है। पुस्तक पढ़ते समय हम महसूस करते हैं कि हम स्वयं ही सोफी हैं और दार्शनिक एल्बर्टो हमसे ही बात कर रहा है। अब सोफी के संसार से निकलकर हम लोग दर्शन के संसार में प्रवेश करेंगे और जल्दी ही संपूर्ण पश्चिमी दर्शन पर विस्तार से बात करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि यह वीडियो जल्द से जल्द आए तो कमेंट बॉक्स में कंप्लीट वेस्टर्न फिलॉसफी लिखिए। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें और क्या सुधार किया जाना चाहिए या फिर अगले और किस दार्शनिक को आप सुनना चाहते हैं। हमारे साथ सोफी के संसार में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम लोग जल्दी ही मिलते हैं दर्शन के संसार में।